हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी का एक्सरसाइज 6 इसमें इससे पहले जनन के बारे में बताया गया था। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन मनुष्य और क्या कहते हैं जानवरों में होता है और लैंगिक जनन पेड़ पौधे में किया जाता है। उसी प्रकार जो पौधे में होता है लैंगिक अलैंगिक जनन वो कैसे होता है तो बताया गया था द्विघंटन, बहुखंडन और परागण। जो पौधे का फूल जो होता है दो तरह के फूल होते हैं, नर फूल और मादा फूल, है ना। एक पेड़ में नर फूल और मादा फूल भी ज्यादातर उगते हैं। जब नर फूल से अंतर जो है फूले के अंदर में होता है बाबू। जैसे मान लिया जाए अड़हुल का फूल तुम लोग देखा होगा, इसमें क्या होता था इस टाइप से, इसमें पुंकेसर है ना, पुंकेसर इस टाइप का टोटली लिखा रहता है। इसमें कुछ मादा होता है, कुछ ये पता नहीं चल पाता है, समझे ना। जब कोई मक्खी या मच्छर इस फूल पर बैठता है फिर दूसरे फूल पर बैठता है, मतलब इस फूल पर बैठता है तो देखोगे पीला पीला भाग जो होता है, अगर हाथ से छुओगे इसको तो पीला पीला हाथ में लग जाएगा। उसको हम लोग परागकण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। ये परागकण जब नर फूल से मादा फूल पर बैठता है तो निषेचित होता है और इसके अंदर में फल या फल का जो भाग होता है ये अंडाशय होता है ना। अंडाशय ये निषेचित होता है और अंडाशय जो वो फल भाग में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। कदुआ का फूल देखा है तुम लोग? कदुआ जो होता है जब निषेचित होता है तब फूल ऊपर होता है, नीचे के अंदर में क्या होता है कदुआ बनना स्टार्ट हो जाता है, फूल सूख जाता है ऊपर वाला, कदुआ बन जाता है। करेला का भी वही बात होता है ना। तो ये अपने आप नहीं होता है, ये निषेचन के कारण, चाहे वो हवा के टकराने से हो या मक्खी मच्छर या तितली एक पर बैठता है फिर दूसरा पर बैठता है तो यह किसी के पास नहीं जाता है। नर मादा अलग अलग होता है, लेकिन मनुष्य में नर और मादा अलग अलग होता है ना। जब तक पास नहीं जाता है तब तक निषेचन नहीं होता है। इसी तरह से इसमें एक और है कि माँ के गर्भस्थ में बच्चे का पोषण किस प्रकार होता है। तो क्या होता है कि जब बच्चा कोई, चाहे हम हो तुम हो कोई, जो माँ के गर्भ में रहते हैं तो बच्चा का जो है उसको तो भोजन नहीं मिल पाता है। ऊपर से जैसे हम लोग भोजन हाथ से खाते हैं तो माँ के अंदर शरीर के अंदर में रहने पर उसको भोजन नहीं मिलता, कैसे मिलता है? तो एक प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा इसको हम लोग नाल रज्जु कहते हैं। नाल रज्जु जो हर बच्चे के धोरी से, है ना, हर बच्चे के धोरी से ये माँ के गर्भस्थ में आपको गथा हुआ रहता है। जो भी माँ खाना खाती है, चाहे दूध पीती है, किसी प्रकार भी वर्क करती है और वो प्रोटीन लेती है, वसा लेती है, कार्बोहाइड्रेट, तो उस नाल रज्जु के द्वारा उस बच्चे के शरीर में जाता है। जब बच्चा इस धरती पर आता है तो उस नाल रज्जु को काट दिया जाता है ना, ताकि वो वायु के संपर्क में आ जाता है, शरीर माँ के गर्भ में नहीं रहता, उसको नाल रज्जु कहते हैं। उसी से उसका पोषण प्राप्त होता है। इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी से आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है ना। जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। इसी जनसंख्या जनन में तुमको मालूम होगा कि हमारा जो देश है वो जनसंख्या वृद्धि में सेकेंड स्थान पर, फर्स्ट स्थान पर चाइना है ना। तो जनसंख्या जो नियंत्रण का आज के दौर में बहुत सारे मतलब नया नया खोज हो चुका है। तो इसके बारे में आप लोग अभी बच्चे हैं उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे, हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में तभी कुछ ऐसा उपाय होगा। सबसे पहला होता है अभी बात करें ऑपरेशन, है ना, जिसको शल्य चिकित्सा कहते हैं। माँ के शरीर का गर्भस्थ जिसमें गर्भ में बच्चा पलता है उसको काटकर निकाल दिया जाता है तो बच्चा मतलब फिर से दोबारा उत्पन्न नहीं होता। एक ऑपरेशन विधि, बहुत सारे विधि है। एक ये हुआ, प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं, दवाई खाता है ना, लेडीज वगैरह, नसबंदी होता है, या तो लेडीज करा ले या तो जेंट्स करा ले, है ना। बहुत सारे कॉन्डोम का यूज होता है, शल्य चिकित्सा होता है, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे क्या होता है। तो इस तरह से देखें कि माँ के गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से पलते हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर लिखिए 7, परागण क्रिया। क्वेश्चन लिखिए 7, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है।
परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? भिन्न है। देखिए, परागण क्रिया में परागकण मादा जनन अंग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, परंतु निषेचन क्रिया में दो नर युग्मक स्त्री केसर के अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मकों से संयुक्त होते हैं और युग्मनज बनाते हैं फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? किस प्रकार प्राप्त होता है? तो लिखिए, गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है फुल स्टॉप। भ्रूण नाल रज्जु या प्लेसेंटा के द्वारा माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है। फुल स्टॉप। प्लेसेंटा का एक सिरा माँ के गर्भाशय में धंसा रहता है, जिधर रक्त
स्थान होता है, जिधर रक्त स्थान होता है, फुल स्टॉप, जो स्थान होता है, फुल स्टॉप, माँ के रक्त में उपस्थित, माँ के रक्त में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन तथा अन्य पोषण पदार्थ अवशोषित होकर प्लेसेंटा से होते हुए रक्त के साथ भ्रूण में पहुंचते हैं, फुल स्टॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। उत्तर लिखिए, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि कॉपर टी के प्रयोग द्वारा गर्भधारण को रोका जा सकता है, फुल स्टॉप। यह कोई रोग निरोधी युक्ति नहीं है। युक्ति नहीं है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है? परिवार कल्याण
कार्यक्रम क्या है? परिवार नियोजन के उपाय बतावे। परिवार नियोजन के उपाय बताएं। के उपाय बताएं। लिखिए प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक प्रयोगों द्वारा प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक उपायों द्वारा उपायों द्वारा कर दीजिए। प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक उपायों द्वारा विकास, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से परिवार के आकार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन कहलाता है। फुल स्टॉप। आज कहलाता है। फुल स्टॉप। आज परिवार नियोजन का नाम बदलकर उसे परिवार कल्याण कहा जाने लगा है। परिवार कल्याण कहा जाने लगा है। फुल स्टॉप। परिवार नियोजन के हेडिंग से लिखो। हेडिंग से करके परिवार नियोजन के निम्नलिखित विधियां हैं। परिवार नियोजन के निम्नलिखित विधियां हैं। पहला नंबर लिखिए यांत्रिक विधियां। कर दीजिए। पुरुष कॉन्डोम लगाकर तथा महिला लूप का इस्तेमाल करके गर्भधारण को रोक सकती है। गर्भधारण को रोक सकती है। दूसरा नंबर लिखिए रासायनिक विधियां। की का निशान दीजिए। महिलाएं विभिन्न प्रकार की
गर्भ निरोधक महिलाएं विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां लेकर भी परिवार नियोजन के उपाय या दो बच्चों के बीच में अंतर रख सकती है फुल स्टॉप। मतलब ये अभी प्रक्रिया जो बहुत अधिक चल रहा है। एक तो तीसरा हम बता रहे हैं जो, तो ये गोली जो होता है, गोली खाने पर महिला क्या करती है, बच्चों में अंतर रख सकती है। 3 साल 4 साल 5 साल, इसका सुई भी आता है 5 साल 3 साल, है ना, बच्चों में अंतर रखने के लिए, है ना। जो महिलाएं 2 बच्चे परिवार में चाहती है, 1 बच्चा चाहता है या 3 बच्चा चाहता है, जो और कोई अगर इसका उपाय नहीं करता है तो देखेंगे कि इस परिवार में 6 7 8 बच्चे भी हो जाते हैं, है ना। हर 2 साल 1 साल पर हो, 2 साल 1 साल पर। इससे क्या होता है कि परिवार का जो भार होता है, लोड होता है, वो बढ़ता है। जो समझदार फैमिली, जो पढ़े लिखे फैमिली है, वो क्या करते हैं, बच्चों में अंतर रखते हैं गोलियों खाकर, ठीक है, या 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, है ना। तो ऐसे भी बच्चों में 2 बच्चों के बीच में अंतर रखा जा सकता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट लिखिए, नसबंदी अथवा बंध्याकरण नसबंदी अथवा बंध्याकरण के कंडीशन दीजिए। पुरुष नसबंदी कराकर तथा महिलाएं बंध्याकरण, इसी को ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, बंध्याकरण करवाकर परिवार नियोजन के उपाय करते हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? और लैंगिक जनन की अपेक्षा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा क्या माँ? 10वां हुआ? 11 नंबर क्वेश्चन लिखिए, और लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? और लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? के क्या लाभ हैं? क्या लाभ हैं? तो लिखिए, लैंगिक जनन, तो लिखिए लैंगिक जनन विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है, विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है, यह नई जाति की उत्पत्ति की संभावना को बढ़ाता है,
बढ़ाता है एवं जैव विकास में सहायक है। जैव विकास में सहायक है, फुल स्टॉप। अलैंगिक जनन में ये विशेष बातें नहीं होती है। अलैंगिक जनन में ये विशेष बातें नहीं होती है, केवल जीव की प्रतिकृति का ही निर्माण होता है। प्रतिकृति का ही निर्माण होता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ऋतुस्राव या मासिक धर्म, ऋतुस्राव या मासिक धर्म क्यों होता है? ऋतुस्राव या मासिक धर्म क्यों होता है? उत्तर लिखिए। ऋतुस्राव मुख्यतः लड़कियों में 10 से 13 वर्ष की आयु में 10 से 13 वर्ष की आयु में ये आयु में प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया स्त्रियों में प्रत्येक महीना 6 से 7 दिन के लिए होता है। फुल स्टॉप। जब स्त्रियों के अंदर अंडाशय का निषेचन नहीं हो पाता है तो यह टूटकर स्त्रियों के योनि द्वार से 3 से 4 दिन तक रक्त के रूप में बहता रहता है। फुल स्टॉप। आज इतना ही स्टॉप करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में
12.2 का आपको लगभग में 7 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया जा चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे 8 नंबर से। देखिए, एक घोड़ा जो है रस्सी लेकर बांधा हुआ है और इस टाइप में ये ऐसे करके क्षेत्रफल बनाता है। इसको जानते हो कि अगर हम लोग एक वृत्त को 4 भाग में बांट दें, एक भाग चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? पूरे वृत्त का चौथा भाग। तो इसको हम लोग गला में जो रस्सी बंधा है घोड़ा का, तो ये जो भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। अब आइए यहाँ पर, यह चतुर्थांश जो है कहलाएगा। इसमें कह रहा है कि 15 cm भुजा के वर्गाकार घास के मैदान का एक कोने पर खूंटे से बंधी घोड़े 5 मीटर रस्सी जो है इसका कितना है? 5 cm लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अब कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां तक घोड़ा घास चढ़ सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है 1/4 पाई आर स्क्वायर लेंगे। 1/4 पाई का मान दिया है 3.14। आपके बुक में पाई का मान दिया है 3.14 गुने आर का मान 5 × 5। हाँ, इसका 3.14 को 5 से गुना कर 78.5/4, 4 से डिवाइड करें 19.625 cm स्क्वायर। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? cm नहीं, मीटर है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 5 सेमी के जगह पर 10 सेमी अगर बांध दिया जाए रस्सी से तो कितना अधिक क्षेत्रफल चलेगा? तो r बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। अब मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 10। 314/4 है ना। 0.00 होगा तो मान इसका मान तो नहीं लेंगे। 78.5 cm स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा? वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ ये कह रहा है। क्षेत्रफल में वृद्धि अभी है 78.5, इससे पहले था 19.625। इसको घटा दीजिए। 5, 7, 14 में 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 6 में से गया 58.875 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया आपका। नंबर, एक वृत्ताकार वृक्ष दिया हुआ और इसको बांटा गया है टोटल 10 भाग में। नहीं, इसको बांटा कितना गया है? 1, 2, 3, 4, 8 ये टोटल कितना भाग में बांटा गया है? ये चांदी के तार से लगाया गया। कितना तिरछठ में? टोटल 10 तिरछठ में बांटा गया। और कैगो चांदी का तार है? पूरा से चांदी के तार से बनाया गया। और इसका जो वृत्त में 5 व्यास बना हुआ है, नहीं हो गया 5, 1, 2, 3, 4, 5 व्यास, 5 व्यास से बनाया गया है। इसका व्यास है 35 mm। व्यास कितना दिया है? 35 mm। तो आर का मान क्या होगा बाबू? 35/2 mm। 10 त्रिकोण में बांट गया है। पहला नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है आपको, कुल वांछित चांदी के तार, चांदी के तार की लंबाई। देखो बाबू,
चांदी का तार किधर किधर लगा। ये तो पूरा चारों तरफ लगा हुआ है, चारों तरफ लगा है तो इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि। अब प्लस ये भी चांदी का तार है, कै गो? 5 गो व्यास लगा हुआ है। कै गो लगा है? ये भी चांदी का तार लगा है ना जी। तो प्लस 5 गुने क्या होगा? व्यास। समझ गया? जितना लंबाई निकालेंगे पूरा तार, एक तो गोल लगा हुआ है, तो गोल लगा है तो इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। और ये कै गो व्यास है? 1 2 3 4 5 गो व्यास। तो 2 पाई का मान 22 बट्टा आर का मान कितना बाबू? 35 बट्टा 2 और व्यास टोटल है 35 है ना? 35 व्यास कितना है? 35 mm। 7 पंचे 2 से 2 कट गया 110 पचे 25 3 18 हो गया 5 पचे 25 5 या 15 15 2 17 है 5 7 1 8 285 mm लंबा तार इसमें लगेगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो बाबू, ऐसे तुम कहोगे सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें थीटा को तो मान नहीं दिया, निकाल भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी निकालिएगा तो आपको बन जाएगा। तो कहिएगा सर कैसे बन जाएगा? तो त्रिज्यखंड का चूंकि ये पूरा वृत्त को कितना भाग में बांटा गया है? 10 भाग। इस वृत्त को कितना भाग में बांटा गया है? तो 1/10 गुने क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त को कितना 10 भाग में बांटा गया, तो 1 भाग का त्रिज्यखंड आपको निकल जाएगा। 1/10 22/7 आर का मान 35/2 35/2 काटा जाए 7 पंचे 35 5 दूना 11। हाँ इसका 11 को 35 से गुना करेंगे 385/4 mm²। चलो 10वां नंबर प्रश्न है आपको। एक आपको छाता दिया हुआ है ना, इसको कितना है? टोटल 8 भाग में काट दिया। कितना भाग में? 8 भाग में। कह रहा है कि छतरी को 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी 45 cm त्रिज्या वाला है। 8 बराबर कितना? 45 cm। तो वो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का हम बता दें टोटल ये जो कितना भाग में बांटा गया? 8 भाग में वृत्त को बांटा गया। जैसे अभी हम बोले कि 10 भाग में बांटा गया था ब्रूच को, इससे ये 8 भाग में बांटा गया। 1/8 पाई आर स्क्वायर। हाँ 22 बटा कितना हो गया? ये 7 45 गुने 45 cm²। हाँ 2 से आपको काटे 2 चौके 8, 2 से 11 बार सबको गुना किए 22,275/28 cm²। ये बन गया। 11 नंबर देखिए आप लोग, किसी कार का 2 वाइपर देखिए आप लोग। गाड़ी में क्या होता है? पानी को साफ करने के लिए ऐसे वाइपर लगा रहता है, ऐसे नहीं, और इस टाइप से ऐसे। तो 2 तरह से वाइपर, 2 वाइपर लगा हुआ है। तो कह रहा है 2 वाइपर को जो साफ करेगा वो कितना क्षेत्रफल साफ करेगा? तो ये त्रिज्यखंड के जैसा बन जाता है। तो पत्ती की लंबाई दिया 25 cm, तो आर बराबर क्या मानेंगे? 25 cm और थीटा बराबर 115 डिग्री लिखेंगे। 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्या चीज? क्षेत्रफल 2 गुने थीटा बट्टा 360। 2 इसलिए लगाया कि 2 वाइपर है। 2 गुने 115 / 360 22/7 गुने आर का मान कितना हुआ? 25 गुने 25 कटेगा 180। 5 से 5 या 15 5 6 के 30। फिर से कितना से कटेगा ये? 2 से 18 11 5 2 7 1 नहीं कटेगा। यहाँ पर काटने के बाद पूरा गुना करके 15,000
1,58,125/126। तीसरा नंबर उसी टाइप से है, देखिए जहाजों के समुद्र में जल स्तर को चट्टानों को देने के लिए इस टाइप का अगर हम लोग देखेंगे तो बना हुआ रहता है। जहाज को चेतावनी देने के लिए इस टाइप का हॉक्स मारता है, क्या चीज से? लाइट हाउस। लाइट हाउस नहीं तो ये कितना दूरी तक लाइट हाउस का जाता है? 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर तक जाता है। और थीटा का मान कितना है? 80 डिग्री। पाई का मान लेना है 3.14। तो कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक चेतावनी दी जा सकती है, इसका लिखेंगे थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80/360, 3.14। आर का मान हो गया 16.5 × 16.5 km स्क्वायर। काटा जाए 1 0 से, 4 दूना 8, 4 9 36, 3 से 3 तिया 9, 3 5 15, 3 5 15, 3 से फिर करेगा 3 5 15, 3 5 15। हाँ स्टार्ट करिए। हो गया। यहाँ देखिए 12 नंबर में आपको पूरा को काटने के बाद जब गुना कीजिएगा 189.97 km स्क्वायर। हाँ जो सवाल है, एक गोल मेज पोस्ट है, इस टाइप का डिजाइन बना हुआ है। 6 गो डिजाइन बना, कितना? 6 डिजाइन बना हुआ है। अब कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बने। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, अब क्या करेंगे हम लोग? इसको पूरे 6 त्रिभुज में बांट देंगे। हम लोग 6 त्रिभुज में बांट देंगे। प्रत्येक की त्रिज्या दिया हुआ है आपको कितना? 28 cm। 28 cm। आर का मान क्या दिया है? 28 cm। इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे? डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 5 6 को क्या घटा देंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सबका जो भुजा होगा वो बराबर होगा, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल द्वारा निकालेंगे। √3 का मान दिया है 1.7। ठीक है, लिखेंगे कि डिजाइन का क्षेत्र हम बता दें, इसमें त्रिज्या का मान है तो समबाहु त्रिभुज का भी भुजा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 पाई आर 22/। आर का मान कितना? 28 गुने 28, 6 गुने √3 का मान कितना? 1.74 गुने 22/7। आर का मान 28 गुने 28। अब इसको काटा जाए, 7 चौके 28, 4 सत्ते 28। हाँ यहाँ पर मिस कर गया था, √3/4 ए स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो 6 गुने 1.7/4 सूत्र गलत बैठा दिए थे इसमें। 28 होगा यहाँ पर गुने 28, 4 से 4 सत्ते 28। आप और गुना 464.8 cm स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत 464.8 162.68 रुपया। इसी टाइप से 14 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, इसमें बनाना नहीं है, इसमें रिकॉर्ड करना है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री हो। मतलब आर का मान, त्रिज्या दिया हुआ है आर, थीटा का मान दिया है P डिग्री। त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है? खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 पाई स्क्वायर। तो ये थीटा बट्टा 360 पाई और आर का मान
थीटा का मान क्या दिया, पी दिया है ना, हाँ सर। पी और बड़ा आर स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए नहीं। तो यही देखिए पी पाई, यहाँ पर कहीं पर क्या ऐसा दिया हुआ है, कहेगा कि सर नहीं दिया हुआ है, पहला बार में तो होगा ही नहीं, इसलिए कि 2 से 180 को काट दीजिएगा तो 90 होगा। दूसरा देखिए ये भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसका आंसर डी होगा। कहेगा सर क्यों डी होगा, डी बटा 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है ना, अगर 2 से इसको काट देंगे तो 360। देखो आ गया ना आंसर। इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। इससे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्षेत्रमिति स्टार्ट किए थे, पेज नंबर आज 93 पर, इसमें आपको 25 तक हम बता चुके हैं, 26, 27, 28, 29 की। आपके प्रत्येक दिन वीडियो में, प्रत्येक दिन की वीडियो में मतलब 4-5 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव बुक भी खोल कर रखेंगे और इसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। हम तो बता देते हैं, आप लोग घर पर इसको प्रैक्टिस करिएगा। 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात, पहले वृत्त की परिधि बट्टा दूसरे वृत्त की परिधि, दोनों का अनुपात आपके बुक में 2/3, 2:3 दिया है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r1 कर देते हैं, 2 पाई r2, क्योंकि 2 परिधि है, दोनों का r अलग अलग हो सकता है, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r1/r2। इसका आंसर होगा 2:3। इसका आंसर होगा 2:3, मतलब बी। 27 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, परिधि माइनस त्रिज्या, दोनों का अंतर आपको बुक में दिया है 74 से। ये बुक में दिया आपको वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना दिया है, 74। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, और त्रिज्या क्या होता है, r कॉमन ले लीजिए, 2 पाई माइनस 1 बराबर 74, 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/74, r इंटू 44/7 माइनस 1 बराबर 74, बटा बटा घटाव करिए, 74, 14 में से 7 गया 37, बराबर कर दीजिए 74 गुणे कितना 7, r बराबर 74 गुणे 7/37, कट जाएगा 2 बार, r का मान 14 cm, 27 का आंसर होगा बी। 28 नंबर, एक अर्धवृत्त का व्यास दिया है, अर्धवृत्त का व्यास आपके बुक में दिया है 14 cm, r का मान होगा 14/2 मतलब 7 cm, 7 cm। यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि निकालना है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पाई r प्लस 2r, आप लोग को याद करवा चुके हैं, 22/7, r का मान 7, 2 गुणे 7, यहाँ 7 से 7 कट गया, 14, 4 2 6 2 36 cm। इसका आंसर होगा सी। 29 का 29 नंबर, आपको अर्धवृत्त की परिमिति चाहिए, तो सूत्र है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, पाई r प्लस 2r। 30 नंबर, 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, पहले वृत्त की परिधि बट्टा दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 3/2। वृत्त की परिधि भी बताया ना, 2 पाई r1, 2 पाई r2, 3/2, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r अनुपात 3 अनुपात कितना होगा, 2 होगा। इसका आंसर ए। 31 नंबर, 2 वृत्त का क्षेत्रफल का दिया हुआ है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आपके बुक में दिया है 4/9। या डायरेक्ट अगर आप चाहते तो इसको शॉर्टकट में क्या बनाते, पाई r स्क्वायर 1 पाई r स्क्वायर 2 कर देते और 4/। हम लोग को तो अब मालूम है कि कैसे क्या करना है, आप लोग भी सीख जाइए, जरूरी नहीं है ये लिखना। 2 पाई r1 2 पाई r2 बटा 3/2 फटाफट काट के ऐसे निकाल लीजिए। कट गया r1/r2 बराबर रूट अगर कितना होगा 4/9। अब बताइए 4 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, 2:3। 30 का आंसर हो जाएगा 2:3। इसका आंसर गलत दे दिया है ना, कौन सा है दिया हुआ 2:3 दिया हुआ। बी 32 का वृत्त की परिधि किसके बराबर होगा, तो 32 का जो आंसर होगा वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है ना बड़े, तो इसका आंसर देखो 2 पाई r उल्टा करके दिया सी नंबर पे इसका आंसर होगा। अगर 33 का अभी जस्ट बताए 12 पॉइंट सवाल बताए ना 12 पॉइंट का, अभी 12.3 का बताए हैं। लास्ट वाला सवाल जो 14 था वही सवाल इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा P/3 ये होगा P/720 पाई r स्क्वायर हो गया। 34 करा 2 संकीर्णीय वृत्तों का व्यास 6 cm 8 cm है, इसके भाग का तो वह व्यास दिया हुआ है, तो उसको बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास भी कह सकते हैं। आंतरिक व्यास 6 cm, इसको छोटका r निकाल लीजिए 6/2 तो कितना हो गया 3 cm। बाहरी व्यास कितना है 8 cm, तो इसमें बड़ा r निकाल लीजिए बाबू, तो कितना आएगा 4 cm। पर बीच का भाग ये किस टाइप का है तो समझ लीजिए, ये वृत्त है, इसके अंदर वृत्त है, ये बड़ा वृत्त ये छोटा वृत्त, तो छोटा बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त घटा देंगे तो इसका सूत्र लिख सकते हैं जैसे बलाई का क्षेत्रफल होता है बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर 22/7। बड़ा r का मान कितना 4, छोटा r का 2, 22/7 400 का 16 माने 2 दूना 4। बीच का भाग जो संकीर्णीय व्यास 6 cm 8 cm 3 cm यहाँ पर कितना है 3 या 9 22/16 में से 9 गया क्या 7 22 cm। ठीक है, इसी तरह से 35 भी बन जाएगा बाबू लास्ट। 34 का आंसर कितना हो गया 22 C, और लास्ट 35 का आंसर जो होगा 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो आप जैसे यहाँ पर बनाए हैं हुआ तो हम डायरेक्ट सूत्र पर बैठा रहे हैं। 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है पाई r स्क्वायर 1 पाई r स्क्वायर 2 बराबर 4:1 है हुआ, पाई से पाई कट गया। ये आसान तरीका बता रहे हैं तुम लोग को, क्या आएगा 4 का वर्गमूल 2:1 इस तरह से। आगे कल भी वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव साथ में